टू योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑफ सन। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडीज पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। कल हमने पढ़ लिया था 6th चैप्टर इंडियन पॉलिटी का नागरिकता। आज हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर मूल अधिकारों के बारे में। ठीक है, 7th चैप्टर हमारा होगा इंडियन पॉलिटी का, जो क्या है मूल अधिकार, फंडामेंटल्स राइट, है ना, फंडामेंटल राइट्स। आप सभी को पता है कि हमारे मूल अधिकार क्या है ना। मूल अधिकार इंपॉर्टेंट कितने हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है, और मूल अधिकार एक्चुअली में है क्या, वो लागू कैसे होते हैं, वो हमारे देश के नागरिकों के लिए कैसे फायदेमंद है, उनकी देश के नागरिकों की रक्षा कैसे करते हैं, ये सारी बातें मूल अधिकार में बताई जाएंगी। तो बेसिकली मूल अधिकार की बात हमारे संविधान में भाग 3 में हुई है। ठीक है, भाग 3 में हमारे संविधान के 25 भाग है ना। जो मूल संविधान था उसमें 22 भाग थे। जो बाद का संविधान है, जो अभी है, उसमें कितने संविधान है, भाग है, 25 भाग है। तो ये जो मूल अधिकारों की बात की गई है, ये भाग 3 में की गई है। इसमें भी कुछ अनुच्छेद हैं कि किन अनुच्छेदों में बात की गई है इनकी। तो ये बात की गई है आपकी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। ठीक है, हमारे संविधान में, भारत देश के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में सिर्फ मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। ठीक है, मूल अधिकार बेसिकली जो निर्माता थे, जो हमारे भारत देश के संविधान के निर्माता थे, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा, जिन्होंने इनका निर्माण किया, जिन्होंने ये बताया और समझाया कि संविधान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे देशों के संविधान को अच्छे से पढ़ा था, समझा था, फिर उस पर विचार विमर्श किया था, कुछ निष्कर्ष निकाल के उस चीज को अडॉप्ट किया था। ठीक है, इसी कारण से कभी-कभी हमारे संविधान को उधार का संविधान भी बोल दिया जाता है, क्योंकि कई सारे देशों से हमारे संविधान में बहुत सारी चीजें ली गई थी। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे हैं मूल अधिकार, ये कहां से लिए गए थे, एक्चुअली में ये लिए गए थे अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका को देख के, सोच के, समझ के, उनको पढ़ के जो समझ आया था, तो वहां से थोड़ा अडॉप्ट किया गया था ये मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार अभी जो उस समय बने थे वो मूल अधिकार 7 थे। जो मूल संविधान था उस समय जो मूल अधिकार थे वो 7 थे, पर आज की डेट में हमारे पास मूल अधिकार 6 हैं। एक मूल अधिकार उसमें से हटाया गया, वो कौन सा है? ठीक है, अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे बताना पड़ेगा, इसलिए पहले देख लो, अगर आपको आता है तो आप बता दो, ना मैं तो बताऊंगी। ठीक है, मूल अधिकार को जो हमारे भारत देश के संविधान का भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये पता है आपको? भाग 3 को संविधान का, भारत देश के संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आपको पता है हमारे भारत देश के, अगर आप सोचो ना कि अनुच्छेद 12 से 35 में सिर्फ मूल अधिकारों के बारे में बताया गया है, तो इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें भारत देश के संविधान में मूल अधिकार को लेकर एक लंबी और विस्तृत सूची है, जिसमें मूल अधिकारों का न्यायोचित प्रयोग कैसे हो, लोगों पर न्यायोचित रूप से कैसे लागू किया जाए, उन पर कैसे पहुंचाया जाए, उनका कोई शोषण ना कर सके, इन सब बातों का जिक्र है। उसमें समझाया गया है कि आप ऐसा कर, आपको ये अधिकार मिले हैं, और तो और अगर आपके अधिकारों का हनन होता है, उनका शोषण होता है, तो उसके लिए आपके पास क्या अधिकार है, कि अगर पहली बात तो ये अधिकार ही है कि आपको कुछ अधिकार मिले, फिर उन अधिकारों का अगर शोषण हो रहा है, उन अधिकारों का सही से निवारण नहीं हो रहा है, उन अधिकारों को आप पर सही से लागू नहीं किया जाता है, तो इन दैट केस आप उस शोषण के विरुद्ध, जो आपके अधिकारों की हानि हो रही है, उसके लिए भी आपके पास एक अधिकार है। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना, उपचार, शोषण के विरुद्ध उपचार का सिद्धांत, ये वाला है ना, आप कोर्ट जा सकते हो अगर आपके अधिकारों का शोषण हो रहा है। तो क्या है मैग्ना कार्टा का, यार मूल अधिकारों की बहुत सारी बातें हुई हैं, एक लंबी और विस्तृत सूची है उसमें, जिसमें हमारे मूल अधिकारों का वर्णन हुआ है, अधिकारों का विवरण हुआ है, अधिकारों का उल्लेख हुआ है कि हमारे मूल अधिकारों का न्यायोचित प्रयोग जनता में, नागरिकों में कैसे किया जा सकता है। एक व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, हमारे मूल अधिकार क्या कहते हैं, यही कि हमारे भारत देश के जितने भी नागरिक हैं उनको क्या, हर तरह से समानता दी जानी चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, चाहे वो रंग रूप के ऊपर हो, चाहे जाति पाति के रूप पर हो, चाहे वंश के आधार पर हो, चाहे जन्मस्थान के आधार पर हो, चाहे उनकी जात के आधार पर हो, है ना, चाहे उनका मूल निवास कहाँ का है, जो भी कोई भी चीज हो, तो उस सब के आधार पर किसी भी तरह का उन पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही हमारे मूल अधिकारों में मिलता है। ठीक है, जिससे मतलब कुछ भी ऐसा ना हो जिससे किसी एक व्यक्ति की भी उपेक्षा हो सके, उसे हीन भावना से देखा जाए, उसे तुच्छ भावना से देखा जाए, या उसको मतलब अच्छा ना समझा जाए, उसे नकारात्मक तरीके से उसको ट्रीट किया जाए, उनके साथ नकारात्मक व्यवहार किया जाए, उनके साथ उनको अपने बराबर का दर्जा न दिया जाए, उनको गलत निगाहों से देखा जाए, उनको छोटा समझा जाए, ये सारी चीजें क्या
इन सारी चीजों को किसने खत्म किया? मूल अधिकारों ने खत्म किया है ना, क्योंकि मूल अधिकार क्या कहता है कि आप हर प्रकार से इक्वल हो, रंग रूप जाति भेद वंश जन्म स्थान किसी भी तरह से आप किसी भी तरह से अलग नहीं हो, सभी बराबर हो। तो इस बारे में बहुत विस्तृत तरीके से हमारे संविधान में बताया गया है, इसलिए यहाँ पे एक लंबी और विस्तृत अनुसूचियां भी हैं इसके अंदर कि आप भारत देश के संविधान में मूल अधिकारों के तहत क्या क्या चीजें मिली हैं और आप क्या क्या करने के हकदार हैं। ठीक है, ये आपके पहले जो थे आपके अधिकार, मूल अधिकार, वो उस समय 7 थे, है ना, आज की डेट में 6 हैं। ये पहले थे, ये अभी है। क्यों? क्योंकि एक अधिकार को हटाया गया है, अभी बताएंगे कि कौन से अधिकार को हटाया गया है। ठीक है, अच्छा, हमारे अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? जो हमारे पहले तो ये समझ लेते हैं कि भारत में मान लो अधिकार है, अधिकार तो हमें बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ये 6 अधिकार जो है इनको मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? जो पहले 7 थे इनको मूल अधिकार, मूल का मतलब जो बिल्कुल जड़ हो, जो जिससे बिल्कुल बेस बना हुआ हो, है ना, जो अगर नहीं है, अगर मान लो ये बहुत नेसेसरी है, मान लो ये बहुत ज्यादा नेसेसरी है ना, इसलिए इसको मूल अधिकार भी कहा जाता है। और मूल अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे चहुमुखी विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है ना, चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है ना। कैसे? चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक, ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि आपके भौतिक विकास हो गया, भौतिक विकास हो गया, आध्यात्मिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया, है ना, आध्यात्मिक विकास हो गया, भौतिक विकास हो गया, नैतिक विकास हो गया और बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, है ना, सीसेट में पढ़ा है हमने। बौद्धिक विकास, जिन लोगों ने सीसेट का एग्जाम दिया होगा उन्होंने पढ़ा होगा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, है ना। तो ये चहुमुखी विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है ना, इसलिए भी इसे मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि देखो आध्यात्मिक विकास होना, नैतिक विकास होना, बौद्धिक विकास होना, भौतिक विकास होना, ये क्या है? ये हमारा मूल है ना, जिस मतलब इन चीजों का विकास होता है तभी तो एक बंदा अच्छे से डेवलप हो पाता है ना, चाहे वो उसको इंटेलेक्चुअल ज्ञान भी होना चाहिए, अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ, नैतिकता भी हो उसके अंदर, और बौद्धिक विकास तो होना ही चाहिए। तो ये सारे क्या हमारी मूल चीजें हैं ना। एक तो ये पता चल गया कि आपकी एक विस्तृत और लंबी अनुसूची के बारे में इसमें बताया, मतलब इसी से रिलेटेड, मूल अधिकार से रिलेटेड विस्तृत और लंबी अनुसूची है, जिसके कारण इसे मूल अधिकार कहा जाता है। और इसमें क्या है, भारत देश के संविधान में जितना मूल अधिकार के बारे में बताया गया है ना, जितना ज्यादा बताया गया है भारत देश के मूल अधिकार में, उतना संसार में, विश्व में जितने भी संविधान हैं उनमें से किसी भी संविधान में आपको इतना ज्यादा मूल अधिकारों के बारे में नहीं बताया गया। चाहे किसी भी देश का संविधान उठा के पढ़ लीजिए, आपको किसी और देश में उतना डीप में, उतना ज्यादा नहीं बताया गया मूल अधिकारों के बारे में जितना कि भारत देश के संविधान में बताया गया है। ठीक है, चाहे फिर वो अमेरिका ही क्यों ना हो, ठीक है, अमेरिका में भी इतना मूल अधिकारों के बारे में नहीं बताया गया जितना कि भारत देश के संविधान में मूल अधिकारों को लेकर बताई गई हैं चीजें। ठीक है, आप जानते हैं कि संविधान हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है, यहाँ की ये मूल अधिकारों से रिलेटेड चीजें जो उठाई है हमने यहाँ से प्रभावित हुआ, अमेरिका से प्रभावित होकर मूल अधिकार हमने उठाए। लेकिन जो वहां का संविधान है ना, वहां पे भी मूल अधिकारों के बारे में इतनी ज्यादा बात नहीं की गई है जितने कि भारत देश के संविधान में मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है। एक तो आप ये भी जानते हो कि सबसे बड़ा विस्तृत संविधान किसका है? भारत देश का है, सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा। तो मूल अधिकारों के बारे में भी सबसे ज्यादा कहाँ बताया गया है? तो भारत देश के संविधान में बताया गया है। ये क्लियर हो गया कि भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। और पहले 7 मूल अधिकार थे, अभी बता देंगे कौन कौन से हैं, 6 हैं अभी। ये चहुमुखी विकास के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, और चहुमुखी विकास कौन सा है? बौद्धिक है, आध्यात्मिक है, नैतिक और बौद्धिक है ना, ये 4 विकास हो गए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे थे हम। अब मूल अधिकार बता दिए गए कि मूल अधिकार 7 हैं। उस समय जब ये संविधान बन रहा है उस समय मूल अधिकार कितने थे? हमारे 7 थे, अभी 6 हैं। राइट नाउ आपके जो चल रहा है समय, उस समय 6 हैं, उनमें से एक मूल अधिकार किसी को हटाया गया है। ठीक है, पढ़ते हैं इसके। जो समानता का हमने पढ़ा ना कि मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 में सारे अधिकार हैं जो किसमें आते हैं? मूल अधिकार है 12 से 35।
तो समानता का जो अधिकार है वो क्या है? 14 से 18 जो अनुच्छेद हैं भारत देश में भारतीय में 14 से 18 अनुच्छेद जो दिए गए वो किसकी बात करते हैं? वो समानता के अधिकारों की बात करते हैं। समानता कि आपको भारत देश में जो भी सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो जो भी अधिकार दिए जाएंगे, उसमें आप समान होंगे। ऐसा नहीं होगा कि क्या कहते हैं रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, या फिर जन्म स्थान के आधार पर, या फिर आपके पिता कौन है, आर्थिक स्थिति देखकर, किसी भी आधार पर XYZ कोई भी चीज हो, किसी को भी बेस बनाकर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये है समानता का अधिकार। चाहे आप किसी गांव में रहते हो, चाहे आप सबसे अच्छी देश के सबसे ज्यादा डेवलप्ड सिटी में रहते हो, चाहे आप बहुत ज्यादा अमीर घर से हो, चाहे बहुत ज्यादा गरीब घर से हो, चाहे आपका रंग बहुत ज्यादा काला हो, चाहे आप बहुत ज्यादा सफेद हो, इन सब ये सारी बातों को छोड़ते हुए संविधान में समानता का अधिकार मिला है कि हर नागरिक, हर व्यक्ति एकदम समान है। उसको हर फैसिलिटीज जो सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएंगी वो सब कुछ समान रूप से सभी लोगों पर लागू होंगी। ठीक है, चाहे वो अधिकार हो चाहे कर्तव्य हो, वो सब कुछ सभी लोगों पर समान होंगे। ठीक है, एक्सेप्शन की बात मत, एक्सेप्शन है वो समानता के अधिकार का एक एक्सेप्शन है कि रिजर्वेशन दिया जाता है। रिजर्वेशन भी समानता के ही, मतलब ये समझ लो कि समानता लाने के लिए किया गया कि जो लोग पिछड़े रहते हैं ना, जिन लोगों के साथ अत्याचार हुए, हमने तो नहीं देखा ये सब चीजें होते हुए, लेकिन हुए होंगे, है ना, तभी तो कि लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता था, लोगों को मस्जिदों में मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, उनको पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता था। तो इन सब चीजों की वजह से क्या था, उनको पिछाड़ा गया। तो अब जो रिजर्वेशन बने हैं, ये जो कोटा निर्धारित हुए कि इनको इतना प्रतिशत रिजर्वेशन, ये इनको इक्वल करने के लिए हुए हैं, है ना, कि जो लोग पीछे रह गए वो भी बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं, ये भेदभाव वाला नहीं है कि ये जो रिजर्वेशन दिया गया इसलिए नहीं कि भेदभाव है, ये दोनों को समान करने के लिए ही किया गया बेसिकली। ठीक है, तो समानता के अधिकार की बात आपने करी अनुच्छेद 14 से 18 में। अब आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से 22 में। स्वतंत्रता में क्या है, आपको कहीं भी आने जाने निवास करने की स्वतंत्रता है ना, आपको अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, इस बात की स्वतंत्रता, आप किसी से भी शादी कर सकते हो, इस बात की भी स्वतंत्रता है, आप जितना चाहो उतना पढ़ लिख सकते हो, ये इस बात की भी स्वतंत्रता है, आप जिस धर्म संस्कृति को अपनाना चाहते हो इसकी भी स्वतंत्रता है, अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की भी स्वतंत्रता है, अपने बात को, अपने हक के लिए लड़ने की भी स्वतंत्रता है। तो ये सारी क्या स्वतंत्रता, 14 से 18 में आपके समानता के अधिकार, 19 से 22 में आपके स्वतंत्रता का अधिकार। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो कि अनुच्छेद 23 से 24 कहता है। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर आपके साथ जो चीजें फिक्स कर दी गई है कि भाई 14 साल से कम उम्र के बच्चे से आपको नौकरी नहीं करानी है, अगर 14 साल का बच्चा कहीं पे जॉब कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका शोषण ही तो हो रहा है। अगर जो सरकार ने फिक्स किया है कि भाई 18 साल तक एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, है ना, जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको बल्कि 21 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए, तो ये क्या है, अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, शोषण होगा ना। तो इसके विरुद्ध भी अधिकार है आपके, है ना, अगर किसी भी तरह का शोषण हो, सिर्फ यही वाला शोषण नहीं है, आपके साथ गोरा रंग काला रंग पे भेद किया जाता है, आपको नौकरी नहीं दी जाती है, आपकी शक्ल देख के आपको नौकरी दी जाती है, आपकी हाइट देख के आपको नौकरी दी जाती है, आपकी जात देख के आपको नौकरी दी जाती है। ठीक है, मान लो दो बंदे हैं जिनका रंग सफेद है, उनको नौकरी दी जाती है, काले रंग वाले के साथ भेद किया जाता है, तो ये आपका शोषण हुआ ना। तो शोषण के विरुद्ध भी अधिकार है हमारे पास, जो कौन से अनुच्छेद में आते हैं, 23 से 24 में। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता पहले बता दिया गया कि किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, भारत देश में कोई ये कहने के लिए नहीं है कि आप इसी धर्म को मानने के लिए बाध्य हो, ऐसा कहीं पे भी हमारे संविधान में नहीं कहा गया है, बिकॉज इंडिया क्या है, धर्मनिरपेक्ष है और भारत देश में सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो किसी भी इंसान को किसी एक पर्टिकुलर धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं किया गया, जो जैसा चाहे उस धर्म को अपना सकता है। ठीक है, और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, भाई अपनी संस्कृति को अपनाने का, अपनी संस्कृति को फैलाने का, अपनी संस्कृति के अकॉर्डिंग जीने का भी अधिकार है। हर ज्यादातर देखना स्टेट में, राजस्थान का कल्चर क्या है, कपड़े पहनने का, खाने का, बोलने का, है ना, उत्तर प्रदेश का कल्चर क्या है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है। तो ये सारे कल्चर, ये सारी जो संस्कृतियां हैं, जो ट्रेडिशंस है, परंपराएं हैं, इनको अपनाने का और इनको चलाए रखने का भी अधिकार है। तुम्हारी इच्छा है तुम उनका त्याग कर दो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम उनको चलाते रहो, इस बात का अधिकार है। तुम्हें कोई रोकेगा नहीं कि भाई तुम ये संस्कृति क्यों अपना रहे हो, भाई तुम ये कपड़े क्यों पहन रहे हो, भाई जो तुम्हारे कल्चर में है, अगर तुम चाहो तो उसको पहन सकते हो, उसको जिंदगी भर आगे तक बढ़ाना चाहो तो उसको बढ़ा सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं सरकार की तरफ से। ठीक है, और कोई इंसान भी नहीं रोक सकता है। ये नहीं कि जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ और कोई आ जाए राजस्थान का, जो वहाँ का लुक है, वहाँ का जो गेटअप है वो पहन के आ जाए तो मैं उसको कुछ
बोलने की हकदार नहीं कि भाई तुम क्या पहन के घूम रही हो, है ना। मुझे उसकी इज्जत करना, ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी इज्जत करूं, और ये उसका अधिकार है कि वो जो चाहे वो कपड़ा पहन के पूरे भारत देश में अपने भ्रमण कर सकती है, ठीक है। चाहे जो बंदा कहीं किसी भी सिटी का हो, जो वहाँ पे कल्चर है, जो ड्रेसिंग सेंस है वहाँ का, उसको पहन के पूरे भारत देश में उसको, ये उसकी संस्कृति है ना, जो ड्रेसिंग सेंस है वहाँ की या कहीं भी किसी भी राज्य की, वो ड्रेसिंग सेंस उसकी संस्कृति से उसको मिला है ना, तो उसकी भी स्वतंत्रता है। कौन सा अनुच्छेद में है? शिक्षा का स्वतंत्रता तो है ही है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई है अब तो, ताकि हर व्यक्ति साक्षर हो सके, हर बच्चा साक्षर हो सके किसी भी विघ्न के कारण, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे और दुनिया की कोई भी कंडीशन हो, उसकी वजह से कोई भी बच्चा अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें और भी ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है ना। ओके, समय समय पर एजुकेशन पॉलिसीज आती रहती है ना, इसलिए ताकि बच्चों के एजुकेशन में सुधार हो सके, कोई भी रह ना जाए, किसी को ऐसा ना हो कि वो शिक्षा से वंचित रह जाए, है ना। भारत बच्चे क्या होते हैं? भारत का भविष्य। हर देश का बच्चा अपने देश का हर देश का बच्चा अपने देश का भविष्य होता है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। एजुकेशन तो एकदम बेसिक नीड है, जो उस बच्चे की तो डेवलप करेगी, साथ साथ पूरे देश को डेवलप करेगी ना, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, हर व्यक्ति को इस संपत्ति रखने का अधिकार है ना। एक तरह से क्या बोलेंगे इसको? आर्थिक स्वतंत्रता, है ना। अब मैं बता दूं अगर कि जो हमारे संविधान से एक मौलिक अधिकार हटाया गया है वो यही है, संपत्ति का अधिकार। पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार मिला होता, जो कि अनुच्छेद 31 में आता है कि हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार है, पर अब ये कंपलसरी नहीं रहा है, मूल अधिकारों में नहीं रहा है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। अब ये हट गया है, अभी ये नहीं है, नहीं, ठीक है। आज की डेट में ये वाला जो अधिकार है ये नहीं है। अब ये हमारे पास 6 बचे, ये टोटल 7 होंगे। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म के संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत क्या है? जैसे कि मान लो, अगर मतलब पहली बात तो ये छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है ना, जो हमारे अधिकार मिले हैं उनसे रिलेटेड कुछ गलत हो, या वैसे भी आपके जीवन में कुछ गलत होता है जो हमारे देश के संविधान में है कि नहीं, ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना। संविधान के तौर पे नैतिक तौर पे भी जो गलत लगे, जो गलत चीज लगे आपको, जो गलत हो रही हो, है, तो उन सबके लिए क्या है कि आप न्यायालय जा सकते हो, ठीक है। अगर आपके साथ किसी भी तरह की गलत चीजें हुई हैं, किसी भी तरह का शोषण हुआ है, चाहे आपको अपने अधिकारों से वंचित रहा गया, या किसी भी तरह से आपकी अवमानना की गई हो, आपको किसी भी तरह से, कई बार क्या होता है मानहानि का भी केस कर देते हैं लोग, है ना। कई बार मानहानि का भी केस कर देते हैं। किसी भी तरह से अगर वो बंदे को हर्ट किया गया है, दुखी किया गया है, उसके साथ कुछ गलत किया गया है, कहने का मतलब ये है, चाहे उसको लीगली उसके साथ कुछ गलत किया गया, इमोशनली, फिजिकली, जैसे भी गलत किया गया है, तो उन चीजों के लिए क्या कर सकता है? देखो, इमोशनली भी कैसे हर्ट कर, अगर किसी की संस्कृति के बारे में, किसी के कल्चर के बारे में अगर आपने उल्टा बोला, गलत बोला, तो बंदा क्या होगा? इमोशनली हर्ट होगा। हर इमोशंस के लिए तो खैर कोई कोर्ट नहीं जाता कि अब भाई किसी ने किसी को प्यार में धोखा दे दिया तो वो कोर्ट पहुंच जाए, अभी ऐसी सुविधाएं नहीं होती है, क्योंकि किसी ने, हालांकि ये बहुत बड़ा वाला इमोशनल हर्ट होता है ना जो बंदा, वो भी तो बेचारा इतना इस हद तक बीच हो जाता है कि हो सकता है इमोशनली इतना वीक हो जाए कि वो सुसाइड करने तक पे आ जाए। कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं ऐसे ना, ये सब क्या होता है? ये भी तो इमोशनली हर्ट होने पे ही लोग करते हैं, जो कि कभी करना नहीं चाहिए, ठीक है। बिल्कुल भी कभी भी सोचना नहीं चाहिए सब बात। पर क्या है, अभी इनके लिए लॉ नहीं आया कि भाई आपको किसी ने धोखा दे दिया तो ऐसे सिचुएशन में आप जाओ केस लड़ो, बट और भी जैसे कि आपने किसी के धर्म संस्कृति के बारे में कुछ गलत बोला, उसका अपमान किया, तो उस केस में आप न्यायालय जा सकते हो, उसको इस विवाद को लेकर न्यायालय जा सकते हो, ठीक है। तो संवैधानिक उपचारों का भी सिद्धांत है। इसमें क्या होता है, कुछ भी मतलब जो भी गलत किसी के साथ हो उसके लिए बंदा न्यायालय जा सकता है। अगर न्यायालय जाता है, हाई कोर्ट जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, अगर उसको वहां सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा, है ना। हमारे यहाँ ऐसा रूल है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो आपके साथ निर्णय हो, आपको लग रहा है कि ये गलत हुआ, तो आप अगली अदालत में जाते हो, हाई कोर्ट में जाते हो, दिल्ली हाई कोर्ट में जाओगे, वहां भी नहीं होता तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, है ना। तो संवैधानिक उपचारों का भी सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मूल अधिकार की कुछ विशेषताएं भी है भाई, है ना। मूल अधिकार जो है हर चीज की विशेषता पढ़ते आ रहे हैं हम, जब से हमने इंडियन पॉलिटी की बुक स्टार्ट करी है, तो हम मूल अधिकारों की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। जैसे कि मूल अधिकार में भारत देश में नागरिक रहते हैं, हमने पढ़ा था कल 6 चैप्टर नागरिकता, उसमें क्या था, एक तो नागरिक होते हैं जो भारत देश के पर्टिकुलर नागरिक होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, विदेशी भी तो होते हैं भारत देश में, है ना। तो नागरिकों की विशेषताएं पहले से स्टार्ट करते हैं। कुछ अधिकार तो कैसे, मूल अधिकार की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। कुछ अधिकार तो क्या होते हैं जो सिर्फ नागरिकों
आपके, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की जो अर्हताएं होती हैं, जो एलिजिबिलिटी होती है, वो भारत देश का नागरिक ही रखता है, वही रख सकता है ये योग्यता। ऐसा नहीं कि जो विदेशी रह रहा है उसको भी ये हक मिल जाएगा, ठीक है। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने का अधिकार ये भी सिर्फ भारत देश के नागरिकों को मिलेगा, विदेशी को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गई नागरिक के आधार पर विशेषताएं कि कुछ नागरिकों को जो भारत देश के पर्टिकुलर नागरिक हैं उनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जो कि विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। कुछ सिर्फ नागरिकों को, कुछ सिर्फ मतलब सभी विदेशियों को नहीं दिए जा सकते, बेसिकली सारे अधिकार ये, ठीक है। असीमित नहीं है, देखो जानते हो आप सभी लोग अधिकार तो हमें बहुत सारे दिए गए हैं पर हमें वो असीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई रोक नहीं लगा सकता है, वो अधिकार आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप सुखी जीवन जी सको, है ना। आपके साथ कुछ गलत ना हो सके, तो ये भी कि आप किसी के साथ कुछ गलत ना करो। अगर उन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तब तो आप शोषण के विरुद्ध में अधिकार में न्यायालय जाओगे, लेकिन अगर आप उन अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे हो तब क्या होगा। तो अधिकार असीमित तो नहीं है, इनको रोका नहीं जा सकता है ना, रोक समय समय पर, क्योंकि अधिकारों में अधिकारों में कम ज्यादा चीजें करते रहते हैं, ऐड होता रहता है, रिमूव होता रहता है, कुछ ऐसी चीजें होती रहती है ना, संशोधन आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको ये अधिकार मिल गया, कुछ सपोज मान लो आपको बोलने की स्वतंत्रता है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, पर इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि आप किसी के लिए कुछ भी बोल दोगे। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा, फिर आप जाओगे कोर्ट में, और सामने वाले के पास अधिकार है ना, वो लेके जाएगा आपको कोर्ट में। तो आप अपने अधिकार का गलत प्रयोग ना करें, इसलिए वो असीमित नहीं है, ठीक है। अदालत जाने की अनुमति है, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, आपको कुछ गलत लगता है, तो उसके लिए आप न्यायालय जा सकते हो, चाहे वो आपके अधिकारों से रिलेटेड हो, जो मूल अधिकार है, या फिर किसी और बात से रिलेटेड हो, ठीक। उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी दी गई है, हमारे मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुरक्षा और गारंटी दी गई है ना, कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, इन अधिकारों की रक्षा करेंगे। अगर आपके साथ इन अधिकारों से जुड़ा हुआ कुछ भी गलत होता है तो आप न्यायालय आइए, न्यायालय इसका हकदार है, न्यायालय इसका जिम्मेदार है। आपके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी कौन देता है, न्यायालय देगा ना, सब इसी बात है। ये अस्थायी नहीं है, आप जानते हो ना कि अधिकारों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है ना। अब कैसे, इसका एग्जांपल यही है इतना बड़ा कि पहले तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, अभी 6 हैं, तो समय समय पर परिवर्तन हुआ ना। जैसे जीवन का अधिकार है, 21 कहता है जीवन का अधिकार, उसमें निजता का अधिकार दिया जाता है ना, अपनी पसंद, आगे बढ़ेंगे चलिए, अपनी पसंद नापसंद से शादी करने, सब कुछ क्या निजता के अधिकार, ये भी आपके जीवन के अधिकार में आ जाता है ना, ठीक। हाँ, तो स्थायी नहीं है, समय समय पर इनमें परिवर्तन होता है। अभी 6 अधिकार हो सकता है किसी और अधिकार को मूल अधिकार बना दिया जाए, कुछ समय बाद परिवर्तन हुआ ना। जैसे 7 अधिकार थे, उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ये 6 अधिकार हो गए। एक बार ये किसी पता नहीं किस याद नहीं, किसी पेपर के क्वेश्चन में आया था कि इनमें से कौन सा है जो मूल अधिकार में नहीं आता है, और उसमें ऑप्शन था संपत्ति का, आर्थिक सुरक्षा बोल दो, ठीक है, आर्थिक सुरक्षा लिखा था वहां पे शब्द। आपातकाल के दौरान देखिए आ गया अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। आपातकाल के दौरान क्या होता है कि अधिकारों को रोका जा सकता है। वैसे देखो एक बात बताओ, धारा 144 लगाई जाती है ना, कभी कभी धारा 144 लगाई जाती है ना कि 4 लोगों से ज्यादा आप इकट्ठे, 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते आप। वैसे तो आपको ग्रुप बनाने का अधिकार है ना, वैसे तो आपको लोग इकट्ठा करके बातें करने का, विचार विमर्श करने का, कोई मुद्दा डिस्कस करने का अधिकार है। पर जब धारा 144 लग जाएगी तो क्या होगा, अधिकार नहीं रहेगा ना आपको। तो ये कह रहा है आपातकाल के दौरान, जब आपातकाल लागू होता है, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, इस आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है, उस समय पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का शासन चलता है, ना ही प्रधानमंत्री का चलेगा, ना ही आपके किसी मुख्यमंत्री का, वो हर देश के लिए है, ठीक है। कई बार राज्यों में भी लगता है आपातकाल, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ राष्ट्रपति शासन होगा। ऐसे में क्या होगा, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के, ये अनुच्छेद जो है ना 20-21, इनमें जो अधिकार है इनको छोड़कर बाकी सारे अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, उन पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। कई बार आपने देखा है कि हमारे सोशल मीडिया नेट बंद कर दिए जाते हैं हमारे, है ना, हालांकि हमारा अधिकार तो है ना कि हम नेट चलाएं, अपनी बातों को फैलाएं, अपनी बातों को पहुंचाएं। पर कई बार क्या होता है कि किसी गलत, ज्यादातर सांप्रदायिक दंगे जैसी चीजें आती हैं, इनमें सामने कोई भी गलत चीज को हम स्प्रेड कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा तौर पर, जो कि ठीक नहीं होता है ना, तो क्या किया जाता है, सरकार हमारा नेटवर्क बंद कर देती है। तो आपातकाल के दौरान क्या होता है, जब कई चीजें हम इनको जो होता है ना सरकार को, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अगर इनको लगता है कि ये चीजें आपातकाल के समय नहीं होनी चाहिए, तो बाकी अनुच्छेदों को जो अधिकार मिले हुए उनको खत्म किया जा सकता है, मौलिक अधिकार को। ये 20 और 21 अनुच्छेद को बस छोड़ दिया जाता है, ठीक है, इनको लागू रहने दिया जाता है, बाकी अधिकारों को आपके आपातकाल के दौरान खत्म कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, ठीक है।
स्थगित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। मान लो 6 अधिकारों को युद्ध के समय निलंबित भी किया जा सकता है। जो हमारे 6 अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनको निलंबित किया जा सकता है। किस समय? अगर युद्ध हो रहा है, भारत देश में किसी ने आक्रमण कर दिया या किसी भी रीजन से अगर युद्ध के हालात हैं, युद्ध हो रहा है भारत देश में, तो क्या किया जाए, 6 अधिकार जो है ना उनको समाप्त कर दिया जा सकता है, उस समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, रोका जा सकता है कि ठीक है अभी युद्ध हो रहा है, तब तक के अधिकारों को बंद करके रखते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, दोबारा से इनको लागू कर दिया जाएगा जब युद्ध खत्म हो जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी तो। ठीक है, संसद प्रतिबंध लगा सकती है किन किन पर? शस्त्र बलों पर संसद रोक लगा सकती है। देखो शस्त्र बल पे लगा देगी, अर्धसैनिक पे लगा देगी, पुलिस पर लगा देगी, गुप्तचर पर लगा देगी। अगर हालात उसे ठीक नहीं लग रहे हैं तो इन सब पर वो रोक लगा देगी, प्रतिबंध लगा देगी, कुछ समय के लिए रोक देगी। ठीक है कि भाई अभी तुम लोग हमारे नजरों में रहो, अभी जो हम जैसा हम कहें वैसा करो या तो कुछ मत करो। ठीक है, अगर हमने बोल दिया कि कुछ मत करो तो कुछ मत करो, या हम कुछ और बोल रहे तो वो करो, तो कुछ समय के लिए संसद इन पर भी प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, ये सीधी सी बात हो गई कि समय हमारे 7 मूल अधिकार जो उस समय थे वो कौन कौन से थे, जिनमें से एक मूल अधिकार हट गया है, जो इसलिए अभी 6 बच गए। जो हटा है वो कौन सा अधिकार है? आर्थिक सुरक्षा वाला, संपत्ति वाला अधिकार है। ठीक है, बाकी मूल अधिकार की विशेषता यही है कि कुछ भारत देश के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, बाकी अगर कोई विदेशी नागरिक रहे तो उनके लिए थोड़े से कुछ अधिकारों में कटौती की गई है। ठीक है, यह असीमित नहीं है, इनमें कोई नई लिमिटेशंस लगाई जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपातकाल के दौरान 20-21 अनुच्छेद के अधिकारों को छोड़ के बाकी अनुच्छेदों पर वाणिज्य अनुच्छेदों के अधिकारों को बंद कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, अधिकारों को कुछ समय के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसी यही बता रहे हैं कि सीमित नहीं है। अदालत जाने की अनुमति है, जाहिर सी बात है, सबको पता है, उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी दी गई है। अस्थायी भी नहीं है, समय समय पर इन अधिकारों में परिवर्तन भी होते रहते हैं। ठीक है,